नमस्कार, स्टेट टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद विधानसभा चुनाव हुए। विधानसभा चुनाव के नतीजे भी आ गए और ये नतीजे काफी हैरान करने वाले थे। जो एक्सपेक्टेड था उससे बिल्कुल अपोजिट रिजल्ट्स आए। जम्मू संभाग में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया और वहीं कश्मीर संभाग में एनसी छाई रही। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इन चुनावों में 42 सीटें हासिल की हैं और वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इन चुनावों में 29 सीटें हासिल की हैं। इसके अलावा पीडीपी ने केवल 3 सीटें हासिल की हैं और काफी दिलचस्प ये मुकाबला रहा। और जिस तरह से मैंने आपको कहा कि ये जो रिजल्ट्स थे बहुत हैरान करने वाले थे, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड नहीं था, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स ही रहे। और इसमें सबसे ज्यादा जो अनएक्सपेक्टेड चीज थी वो थी एनसी का कमबैक, क्योंकि पिछले काफी समय से ऐसा लग रहा था कि लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस से नाराज हैं, लेकिन इन चुनाव नतीजों के बाद ये बात साफ हो गई है कि कश्मीर के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को खुले दिल से स्वीकारा है। और वहीं जम्मू संभाग में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया है, जैसा कि पहले से ही एक्सपेक्टेड था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कोशिश की कश्मीर संभाग के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने की। बहुत बड़ी बड़ी रैलीज वहां पर हुई, कैंपेनिंग वहां पर की गई और विकास की बहुत सारी बातें की गई, ब्यौरा लोगों को दिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी कश्मीर घाटी के लोग भारतीय जनता पार्टी को स्वीकारने में असफल रहे और भारतीय जनता पार्टी कश्मीर घाटी में अपना खाता नहीं खोल पाई। अब इस सब के बाद बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, जिसमें एक सवाल ये भी है कि सरकार किस तरह से बनेगी, कौन सीएम होगा, कौन से मिनिस्टर्स होंगे, क्या कुछ होगा, जिसको लेकर एक मीटिंग भी अभी कुछ समय बाद होने वाली है। और वहीं इसके बाद कुछ और सवाल ये भी खड़े होते हैं कि बहुत सारे ऐसे राजनीतिक दल थे जो इन चुनाव में पहली बार भाग ले रहे थे, लेकिन वो अपना खाता भी नहीं खोल पाए। उन राजनीतिक दलों का क्या होगा? ये बहुत सारे सवाल हैं और इसी सब पर इस समय फोन लाइन पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे कश्मीर के संवाददाता शबीर जुड़ेंगे। इनसे जानेंगे कि कश्मीर संभाग में इस समय क्या स्थिति है, लोगों का क्या कहना है, पूरी जो राजनीति इस समय वहां पर चल रही है उस पर इनसे चर्चा करते हैं। शबीर, इस डिस्कशन में सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया उमा जी। जिस तरह से कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण था और आप भी ग्राउंड पर मौजूद थे, आपने भी देखा किस तरह से एनसी ने एक कमबैक किया। इस समय की क्या स्थिति कश्मीर घाटी में है? क्या आपने ये एक्सपेक्ट किया था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस तरह से लैंडस्लाइड विक्ट्री लेगी? बिल्कुल उपमा, जैसे कि आप जानते हैं कि तकरीबन 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात हुए हैं। वही अगर देखा जाए कि 2014 से लेकर 2018 तक बीजेपी और पीडीपी के बीच जो अलायंस हुआ था और कहीं ना कहीं 2018 में वो अलायंस खत्म हुआ और 2019 में आर्टिकल 370 और 35 से जम्मू कश्मीर से खत्म किया गया था और जम्मू कश्मीर को 2 यूनिट टेरिटरीज में बांटा गया और लद्दाख को अलग और जम्मू कश्मीर को अलग यूनिट टेरिटरी बनाई गई। उसके बाद अगर देखा जाए कि लगातार तकरीबन 7 साल तक एलजी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनके कंट्रोल में जम्मू कश्मीर रहा है और 2024 में 2 अहम इलेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं जो है हुए हैं, जिसमें लोकसभा की अगर हम बात करेंगे या असेंबली इंतखाबात की बात करेंगे, वो कहीं ना कहीं जो है हुआ है। जिसमें अगर देखा जाए कि सबसे पहले हम लोकसभा इंतखाबात की बात करेंगे, जिसमें चीफ मिनिस्टर, एक्स चीफ मिनिस्टर जो है उमर अब्दुल्ला नॉर्थ कश्मीर से हार गए और साउथ कश्मीर की अगर हम बात करेंगे वहां से जो है एक्स चीफ मिनिस्टर पीडीपी महबूबा मुफ्ती हार गई और आगा रूहुल्ला ने जो है सेंट्रल कश्मीर से जीत हासिल की। और आज जो असेंबली इंतखाबात मुकम्मल हुए हैं और कहीं ना कहीं कल उसका जो रिजल्ट सामने आया है उसमें कहीं ना कहीं 2 जो अहम पार्टी सामने आई है, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस जो जिसने 42 सीट्स पर कब्जा जमाया है, वही बीजेपी ने 29 सीट्स पर अपना कब्जा जमाया। और कहीं ना कहीं दोनों जो पार्टीज है उनकी जो परफॉर्मेंस है पिछले इलेक्शन से काफी ज्यादा अप रही है, क्योंकि अगर आपको याद होगा 2014 में जो है बीजेपी ने सिर्फ 25 सीटों पर कब्जा किया था, लेकिन 2024 में बीजेपी ने 4 सीटें एक्स्ट्रा किए हैं, वो भी जम्मू संभाग में। यहाँ तक कि कश्मीर में उन्होंने डायरेक्टली कई कैंडिडेट्स उठाए थे, लेकिन सारी सीट्स पर जो बीजेपी
बीजेपी ने अपने कैंडिडेट खड़ा नहीं किए। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि 4 सीटें जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के खाते में और जुड़ गए और ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी दिन ब दिन जो है जम्मू कश्मीर में कामयाब तरीन पार्टी उभर के आ रही। वही अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2014 में जो है 23 यानी 23 सीटें ली है, लेकिन अब की बार नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो कश्मीर घाटी में एक तरफ से क्लीन स्वीप किया है, जिसमें उन्होंने 42 सीट लिए हैं। और कहीं ना कहीं जैसे कि आप जानते हैं कि कल रिजल्ट आया है और हुकूमत बनने के जो आसार है वो कहीं ना कहीं अब साफ दिखाई दे रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच। और फारूक अब्दुल्ला ने कल ही इशारा दिया है कि अगला जो चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर का होगा वो उमर अब्दुल्ला होगा। उपमा यहाँ पर एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मैनिफेस्टो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से जारी किया गया था इलेक्शन से पहले, वो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जितने भी वादे किए हैं और वो वादे नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं ना कहीं वो पूरा करने में कामयाब होगी। इस समय वो मैनिफेस्टो भी सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड हो रहा है और कश्मीर घाटी में लोगों का क्या कहना है, लोग कितने सेटिस्फाइड हैं इस फैसले से? देखिए, एक बार फिर जो कश्मीर घाटी के जो लोग हैं उन्होंने कहीं ना कहीं जो मैंडेट है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही दिया है ताकि उनकी जो 7 साल से जो उनकी जो प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को सौंपे है और वो हल करने की भरपूर कोशिश की। जैसे कि आपने खुद कहा कि जो मैनिफेस्टो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का कई एक जगहों पर सोशल मीडिया पे वायरल हुए हैं और हमने भी जब लोगों से बात की उनका भी यही कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो हुकूमत बनाने जा रही है कि लोगों के बहुत सारे मसले मसाइल है वो कहीं ना कहीं उनको हल करने में कामयाब होगी। यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि अपनी पार्टी की अगर हम बात करेंगे, अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर में अपना खाता नहीं खोल पाए हैं और पीपल्स कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करेंगे, पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो पिछले इलेक्शन में 2 सीटें उन्होंने ली थी, अब वो एक माइनस में चले गए हैं और सिर्फ सजाद लोन वो भी कम कलील मार्जिन से ही वो जीत गया है। आपसे यही पूछने वाली थी कि ऐसी बहुत सारी पार्टीज थी जो अभी वजूद में आई, अपनी पार्टी का भी ये पहला विधानसभा चुनाव था और जिस तरह से एआईपी पार्टी भी काफी फेमस हुई थी एमपी इलेक्शन के बाद और ऐसा लग रहा था कि शायद वो अच्छा प्रदर्शन करेगी, लेकिन उसे भी लोगों ने नहीं स्वीकारा। क्या कारण आपको लग रहा है? देखिए, जैसे कि आपने इंजीनियर रशीद की बात की, अवामी इतिहाद पार्टी की बात की है, मैंने पहले ही जिक्र किया था जो लोकसभा इंतखाबात हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं इंजीनियर रशीद ने जो उसके जो मध्य मुकाबल एक्स चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला थे उसको 2 लाख से भी ज्यादा वोटों से हराया था। लेकिन अब की बार जो असेंबली इंतखाबात हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं इंजीनियर रशीद को लोगों ने जो है भरपूर साथ दिया, क्योंकि इंजीनियर रशीद की जो पार्टी है वो भी पहली बार मैदान में कहीं ना कहीं इलेक्शन लड़ रही है। उसके जो काफी ज्यादा जो कैंडिडेट थे वो पहली बार मैदान में आए हैं, उन्होंने जो अपना वोट बैंक बनाया है वो काफी ज्यादा कहीं ना कहीं उनके खाते में जुड़ता हुआ नजर दिखाई दे रहा है। तो वही अगर देखा जाए कि इंजीनियर रशीद ने एक सीट जो अपनी लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी की सीट है उसके जो मध्य मुकाबल इरफान पंडित पुरी जो डीडीसी चेयरमैन कुपवाड़ा जिले के उसको हराया है। यहाँ पर हम अगर जीत की बात करेंगे, हमने कई अवामी इतिहाद पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके साथ बात की है, उनका यही कहना है कि बिल्कुल हम हार चुके हैं लेकिन हमारा जो वोट बैंक है वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है और आने वाले जो इलेक्शन होंगे उसमें कहीं ना कहीं वो जो इस इलेक्शन को लेके जो आने वाले इलेक्शन में होंगे उसमें कहीं ना कहीं वो कामयाब जरूर दिखेंगे, क्योंकि उनका यही जी यानी कि उनके हौसले अभी भी बुलंद हैं और ये बहुत अच्छी बात है। चलिए, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी, कुछ समय बाद एक बैठक होने वाली है, इस बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास है? बिल्कुल, तारिक हमीद करा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो जम्मू कश्मीर के चीफ है वो कहीं ना कहीं जो है उमर अब्दुल्ला के जो है घर पे पहुंचे हैं और वहां पे एक बहुत बड़ी मीटिंग चल रही है और उनका यही पहला जो स्टेटमेंट उमर अब्दुल्ला की जानिब से आया है उसमें ये कहा गया है कि हमारी जो कैबिनेट होगी सबसे पहले हम स्टेटहुड की जो बिल है वो पास करेंगे, उसके बाद जो बाकी मसले मसाइल है उनको पास करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनका जो सबसे बड़ा जो टारगेट अभी है वो स्टेटहुड का है। जी चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप स्थिति पर नजर बनाए रखिए, आपसे जुड़ते रहेंगे। जी।
ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता शबीर जो फोन लाइन पर हमारे साथ इस समय कश्मीर घाटी से जुड़े थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो गए और अब अगला स्टेप है कि सरकार किसकी बनेगी। और फिलहाल ये साफ हो गया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की ही सरकार यहाँ पर बनने वाली है। लेकिन क्या कुछ बदलाव इसमें होगा, कौन मिनिस्टर्स होंगे, सीएम फेस जैसे कि फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उमर अब्दुल्ला होंगे, ये भी देखने वाली बात होगी कि उमर अब्दुल्ला जब अपना पदभार संभालेंगे तो उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। हालांकि उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला दोनों ने ही ये साफ कर दिया है कि सबसे पहला स्टेप उनका स्टेटहुड को रिस्टोर करना होगा। और साथ ही साथ एक खास बात फारूक अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला दोनों ने ही कही है कि जम्मू और कश्मीर के साथ एक समान व्यवहार होगा, क्योंकि इस समय जब एनसी इतनी लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल कर चुकी है तो जम्मू के लोगों में कहीं ना कहीं ये सवाल है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आती है तो कहीं जम्मू के साथ भेदभाव दोबारा से ना हो। तो ये चीज पहले ही उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला साफ कर चुके हैं कि जम्मू और कश्मीर के साथ एक समान व्यवहार होगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब देखना यह होगा कि क्या ये सिर्फ जुमला रहता है या फिर सही में इसका इस्तेमाल किया जाता है और जम्मू और कश्मीर के साथ एक समान व्यवहार होता है। आपके इस सब पर क्या विचार है, हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। और फिलहाल के लिए वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए स्टेट टाइम्स। नमस्कार।